नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश पाटीदार। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रकाश चक्र या पृथ्वी और सूर्य के जो संबंध होते हैं उससे रिलेटेड अपन स्टार्ट करेंगे पूरा लेक्चर। ये लेक्चर जो है सभी एग्ज़ाम्स में लगभग काम आने वाला है। कोई से भी एग्ज़ाम हो उसका जनरल नॉलेज या जीके जो है आपको ज़रूर तैयार करके रखना चाहिए और सभी एग्ज़ाम्स से की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम सब जानते हैं कि ये सूर्य है, ये है पृथ्वी। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है? इस पृथ्वी के इस पोर्शन पे। ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उजाला या अंधेरा नहीं है, ये भाग प्रकाशित भाग है। कैसा भाग है अपने पास? प्रकाशित भाग है। अब ये वाला भाग डार्क पार्ट है, या इसको अपन बोल सकते हैं क्या कि अंधेरा या डार्क पार्ट है। अब सबसे पहली चीज़ अपने पास आती है क्या है? प्रकाश चक्र। अब प्रकाश चक्र किसको बोलते हैं? या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उस पोर्शन को कहते हैं या उस चक्र या उस सर्कल को कहते हैं कि ऐसा भाग या ऐसा सर्कल या ऐसी काल्पनिक इमेजिनरी लाइन जो डार्क पार्ट और इल्यूमिनेटेड पार्ट को अलग अलग करती है, उस लाइन को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं इसको अपन? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सेकेंड आता है अपना पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी होती हैं? ये पृथ्वी सब जानते हैं अपन कि कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे। अब जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दो तरह से होती है। पृथ्वी अपने स्वयं के अक्ष पर भी घूमती है और परिक्रमण भी करती है, मतलब सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पहले अपन लेते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति को अपन और क्या बोलते हैं? रोटेशन। ये है अर्थ या पृथ्वी, ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पे झुकी होने के साथ ही यह अपने स्वयं के अक्ष पर या सेल्फ एक्सिस पर रोटेट करती हैं, जिसको अपन धुरी या एक्सिस बोलते हैं। ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती हैं, ये अपने ही जगह 23.5 डिग्री पे घूमती रहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? घूर्णन गति या रोटेशन बोलते हैं। अब इस घूर्णन गति या रोटेशन के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात। किस कारण से होते हैं? घूर्णन गति के कारण। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के कि पृथ्वी की ऐसी कौन सी गति या पृथ्वी का क्या कारक है जो दिन रात होने के लिए जिम्मेदार है। तो दिन रात होने के लिए क्या जरूरी है, क्या कारक उत्तरदायी है? तो वो है घूर्णन गति। क्या? घूर्णन गति या रोटेशन। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है हमारा वो है क्या? घूर्णन गति के बाद अगली गति आती है परिक्रमण गति। कौन सी आती है? परिक्रमण। अब परिक्रमण को अपन और क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यह अपने पास क्या है? सूर्य है, यह है सन। पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास एक एलिप्टिकल शेप में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, या अपन बोल सकते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इसके आसपास चक्कर लगाती है। किस कक्षा में लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार। ये पूरी तरीके से दीर्घवृत्त नहीं बना है, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। यहाँ पे है सन। तो ये जो सूर्य के आसपास पृथ्वी राउंड लगाती है या रिवॉल्यूशन लगाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। इस गति को अपन क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। पहली गति कौन सी थी? घूर्णन गति या रोटेशन, जो खुद के एक्सिस पे लगा रही थी। उसके साथ ही यह सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अब इस सूर्य के परिक्रमण गति से क्या क्या रिजल्ट आते हैं सामने अपने? तो परिक्रमण गति के कारण क्या क्या होते हैं? घूर्णन गति से दिन रात हो रहे थे, तो परिक्रमण गति से एक तो ऋतुएं चेंज होती है। ऋतुएं चेंज होने के साथ साथ मौसम में परिवर्तन आते हैं। ऋतुएं, मौसम सभी कैसे परिवर्तित होते हैं? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऋतु या मौसम परिवर्तन के लिए पृथ्वी की कौन सी गति जिम्मेदार है, तो वो परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन जिम्मेदार है। अब अपन बात करते हैं कि जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री पे घूमती है, लेकिन कितने समय में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो जो घूर्णन गति है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में वो एक रोटेशन पूरा कर लेती है। एक रोटेशन या अपन बोले कि एक घूर्णन अपने अक्ष पे पूरा कर लेती है। पूरे 24 घंटे नहीं होते हैं। उसके बाद आता है कि जो परिक्रमण या रिवॉल्यूशन है वो कितने समय में पूरा करती है? तो वो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितने टाइम लेती है? यहाँ से घूम के इस रिवॉल्यूशन में आने के लिए वो 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। 365 दिन और 6 घंटे का। अब ये जो 6 घंटे यहाँ पे बच रहे होते हैं, ये 6 घंटे मिला के 4 साल में हो जाते हैं 24 घंटे। इसलिए
कैलेंडर का हर चौथा साल या प्रत्येक चौथा साल उसको क्या करते हैं, लीप ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये 24 घंटे एडजस्ट हो जाएं। और इस लीप ईयर में क्या होता है कि जो फरवरी होती है या फेब्रुअरी होती है वो 29 डेज की होती है। नॉर्मली फेब्रुअरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन की कर देते हैं इसको, 29 डेज की। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, उपसोर। अब हम बात करेंगे उपसोर के बारे में। जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है अपने पास, सूर्य, और ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इसकी परिक्रमा कौन करती है, पृथ्वी। सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है पृथ्वी। ये पृथ्वी की कक्षा है और ये है सूर्य। अब हम लेंगे क्या, उपसौर। उपसौर का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है सबसे निकट होना, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। सबसे निकट किस स्थिति में होगी, ये कक्षाएं आगे पीछे हो गई है, पूरी तरीके से इसको बनाएंगे तो अपन वो ये शेप मिलेगा। मतलब इस राउंड में या इस कक्षा में पृथ्वी सूर्य के जब सबसे निकट होगी, मान लिया मैंने कि यहाँ पर ये सबसे निकट है, तो इस स्थिति में इस पृथ्वी की सूर्य से जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को अपन या उस दूरी को अपन क्या कहते हैं, उपसौर की स्थिति कहते हैं। उपसौर की स्थिति किस दिन होती है, तो ये उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और इस 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है या जो मिनिमम दूरी होती है वो कितनी होती है, 14.71 करोड़ किलोमीटर, या इसको बोल सकते हैं 147.1 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन उपसौर की। तो जिस तरीके से पृथ्वी सबसे निकट होती है, इसी तरीके से किसी दिन कक्षा में क्या होगी, सबसे दूर होगी। तो ये सूर्य है, मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ पर है। अब ये पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर है, तो जिस दिन ये सबसे दूरी पर होती है उस दिन हम क्या कहते हैं, कौन सी स्थिति कहते हैं, हम एपेलियन या फिर अपसौर की स्थिति कहते हैं। और जो उपसौर अभी अपनों ने पढ़ा, जो सबसे निकट होती है उसको अपन पेरिहेलियन भी बोलते हैं, पेरिहेलियन। और इसको अपन क्या कहते हैं, सबसे दूरी स्थिति को अपसौर कहते हैं, अपसौर या पेरिहेलियन। ये पेरिहेलियन या अपसौर की स्थिति किस दिन बनती है, तो ये प्रत्येक वर्ष की 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है, प्रत्येक वर्ष की 4 जुलाई को यह स्थिति निर्मित होती है। और इस समय या इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वह दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है, 15.20 करोड़ किलोमीटर या 152.0 मिलियन किलोमीटर होती है। जो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, उसमें 3 चीजें याद रखना है। उपसौर मतलब क्या, सबसे पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट और 3 जनवरी को। दूसरा अपसौर या एपेहेलियन का मतलब क्या, एपेहेलियन का मतलब क्या हो गया, अपसौर या एपेहेलियन का मतलब हो गया कि 4 जुलाई को और सूर्य और पृथ्वी की सबसे अधिकतम या मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, अपन उसको क्या कहेंगे, एपेहेलियन या अपसौर की स्थिति कहते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे क्या, एप्साइड रेखा या एप्साइड, लाइन ऑफ एप्साइड किसको बोलते हैं। ये पृथ्वी किस कक्षा में परिक्रमा करती है, परिक्रमण किस कक्षा में करती है, दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल शेप में। किस में करती है, इलिप्टिकल शेप या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर स्थित है, ये थोड़ा एक साइड ही है, इस कक्षा के एक कोने में स्थित है, एक सेंटर में, और ये रही पृथ्वी। तो पृथ्वी जब उपसौर की स्थिति होगी, उपसौर की स्थिति किस दिन होती है, 3 जनवरी को। मतलब सूर्य के सबसे निकट में कौन होगी, पृथ्वी सबसे निकट स्थित होगी, ये 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति किस दिन होगी, 4 जुलाई को। यहां भी पृथ्वी स्थित है, ये 4 जुलाई को। उपसौर और अपसौर मतलब पेरिहेलियन और एपेहेलियन
वाली जो दोनों स्थिति को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इन दोनों स्थितियों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एप्साइड। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एप्साइड या एप्साइड रेखा। और इसकी कंडीशन क्या है कि ये कहाँ से होकर जाती है, सूर्य के सेंटर से होकर निकलती है, इसलिए इसको एप्साइड रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात आती है कि अक्षांश क्या होते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी ध्रुवों पे थोड़ी क्या है, चपटी है। ठीक है, ये रही इसकी एक्सिस, या एक्सिस अभी नहीं बनाते हैं, इससे पहले अपन क्या समझ लेते हैं, अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश जो होता है एक काल्पनिक रेखा अपन इसके पहले सेंटर में मान लेते हैं, जिसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, या इसी को एक और नाम है इसका विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसी रेखा को इंग्लिश में अपन इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इस रेखा को 0 डिग्री मानकर, बीचों बीच खींची गई लाइन है, इस रेखा को 0 डिग्री मानकर इसके केंद्र से हर 1 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई। मान लो कि यहाँ पे अपनों ने 1 डिग्री एंगल पे, यहाँ आ रहा है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एंगल पे, इधर से भी 1 डिग्री एंगल पे यहाँ, या इसी को अपनों ने पूरा सर्कल बना दिया, ये उधर पीछे भी जा रहा है, तो एक पूरा सर्कल बन गया। तो ये 1 डिग्री अक्षांश हो गई। क्या हो गई ये, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। 1 डिग्री एटीट्यूड या 1 डिग्री अक्षांश रेखा, ये मतलब कि जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखा है। इसी तरीके से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66 डिग्री, 80 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी तरीके से नीचे भी अपन खींचते हैं क्या, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, और फिर इसी तरीके से 45 डिग्री, 80 डिग्री, और ऐसे करते करते यहाँ 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं या लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं या लेटीट्यूड। अब सारी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल समानांतर है। समानांतर मतलब बोले तो पैरेलल। अब पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, दोनों रेखाओं के समान जगह किसी बिंदु पे चले जाओ, अब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर रहेगी हमेशा। इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, समानांतर या पैरेलल कंडीशन। अब इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए कि ये है 15 डिग्री अक्षांश और ये है 16 डिग्री। अब इन दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, जो दो लेटीट्यूड के बीच की दूरी है, वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये पॉइंट नोट करना है आपको, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं सारी। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट के रूप में, फैक्चुअल के फॉर्म में हर एग्जाम में ये आ सकते हैं, हर एग्जाम में बराबर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब अक्षांश में भूमध्य रेखा पढ़ लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे कर्क रेखा की बात आती है। कर्क रेखा क्या होता है, ये 0 डिग्री से भूमध्य रेखा थी, ये 1 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते करते हमको क्या मिलेगा, 23.5 डिग्री ये भूमध्य रेखा रही। इसके ऊपर इसी तरीके से मैं खींचता गया तो यहाँ पे 23.5 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ 23.5 डिग्री पे जो रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है, ये भूमध्य रेखा के को जो है 2 गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, या हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, या इस दक्षिणी गोलार्ध को अपन और क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। 2 भागों में बांटती है और इन दोनों को, एक को उत्तर में इसलिए उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में इसलिए दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जब अपन इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर से अपन चलते हैं उत्तर की ओर, जब 23.5 डिग्री पे पहुंचते हैं तो जो सर्कल 23.5 डिग्री पे आता है, काल्पनिक सर्कल, उसको अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है।
फिर इसी तरीके से यदि इसके नीचे की ओर चलते हैं अपन, यहाँ भी 23.5 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का जो 23.5 डिग्री पे जो लाइन बनती है इसको अपन क्या कहते हैं, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से अपन उत्तरी गोलार्ध में अगर अपन चलते हैं 66.5 डिग्री पे, और इधर चलते हैं अपन 66.5 डिग्री पे, तो ऊपर होती है इस सर्कल को जो 66.5 पे बनता है, इसको अपन बोलते हैं आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, और नीचे जो होता है इसको अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल ये कहाँ पे होते हैं, 66.5 डिग्री पे होते हैं। उसके बाद अपने पास आता है देशांतर। ये पूरी तरीके से अक्षांश की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ते हैं अपन देशांतर। ये रही हमारी पृथ्वी। अक्षांश को अपन क्या ले रहे थे, भूमध्य रेखा को सेंटर मानकर, फिर अपन 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री नीचे, 2 डिग्री ऊपर 2 डिग्री नीचे जा रहे थे, तो वो क्या हो रही थी, अपनी सारी अक्षांश रेखाएं हो रही थी। अब देशांतर कैसी रेखाएं होती, खड़ी रेखाएं। ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री ध्रुव है अपना उत्तरी, और ये भी क्या है अपना 90 डिग्री पे, या अपन उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये अक्षांश के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री है, इसको ऐसे कंफ्यूज मत होना, अभी कोई डिग्री याद नहीं रखना है अपने को। ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव याद रखना है। अब जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, ये मान लीजिए ये रेखा मिला रही है यहाँ पे, फिर ये दूसरी रेखा मिला रही है, फिर ये तीसरी रेखा मिला रही है, फिर ये चौथी रेखा मिला रही है। ये इस तरीके से जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर। देशांतर या उसको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा। क्या है इसकी परिभाषा की देशांतर रेखा किसको कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती। अब जो अक्षांश रेखाएं थी वो एक दूसरे के क्या थी, समांतर, 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे 3 डिग्री पे ऐसे करते करते एक दूसरे के समानांतर होती थी। लेकिन यहाँ देखिए आप किसी भी दो देशांतर रेखाओं को पकड़ लीजिए, 2 लॉन्गिट्यूड को पकड़ लीजिए कि यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पास है, मतलब यहाँ डिस्टेंस इनके बीच की 0 है, और यहाँ जाते जाते यह यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है, और फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस वापस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जो देशांतर रेखाएं या जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, तो यहाँ पे इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस तो 0 होती है ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है इनकी, 0 होती है, लेकिन बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर ये अधिकतम दूरी देशांतर रेखाओं के बीच की होती है। अब क्या किया गया कि अब पहले वहाँ पे किसको आधार माना गया था देशांतर के लिए, यहाँ पे इक्वेटर या भूमध्य रेखा को अपनों ने बेस माना था। अब यहाँ क्या किया गया कि जो ग्रीनविच वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला से जो लाइन गुजर रही थी उसको अपनों ने क्या मान लिया, 0 डिग्री। क्या मान लिया, 0 डिग्री। और उससे आगे चलने वाली सारी रेखाओं को 0 डिग्री से धीरे धीरे कहाँ ले गए अपन, 0 डिग्री से इधर भी ये 2 पोल में उत्तरी गोलार्ध में बढ़ गया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा ने या इक्वेटर ने बांट दिया था। इसी तरीके से जो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली जो लाइन है, उसने इसको 2 भागों में, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। इससे इधर इस साइड बढ़ेंगे अपन तो ये आ जाएगा अपना पूर्वी गोलार्ध, या इसको अपन क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर आएंगे तो ये हो जाएगा अपना पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी भाग में या पश्चिमी गोलार्ध भी अपन इसको बोल सकते हैं। जब ये पूछा जाए कि इंडिया की लोकेशन कौन से गोलार्ध में है, जहाँ केवल उत्तर और दक्षिण पूछा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अपना भारत कहाँ पे स्थित है,
यहाँ पे भारत की लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे। ये इंडिया की लोकेशन अर्थ पे है, तो ये यहाँ पे भी भूमध्य रेखा से भी ऊपर है और ये ग्रीनविच रेखा से भी इधर है, मतलब यहाँ से ऐसे उत्तरी गोलार्ध में और इधर से पूर्वी में। तो इसका संयुक्त रूप से अपन क्या बोलेंगे कि भारत की जो स्थिति पृथ्वी पे है वो कौन से है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया सिचुएटेड है। कहाँ पे है इंडिया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब इसकी स्थिति वगैरह है, कौन से अक्षांश से कहाँ तक फैला हुआ है उत्तरी में, कहाँ से कहाँ तक ये पूर्व पश्चिम में है, ये सारी चीज़ें अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।